हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है वॉक अबाउट। कहानी शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया के सेंट जॉन स्कूल से, जहां पर हम जेनी नाम की लड़की को देखते हैं। उसके साथ उसका छोटा भाई जॉन भी वहां पढ़ाई करता है। वहीं दूसरी तरफ उसके डैड को देखते हैं जो एक शेयर ट्रेडर हैं और वो तीनों उसी टाउन में रहते हैं। लेकिन उसके डैड कुछ दिनों से काफी परेशान है। उनके ऊपर बहुत सी कंपनियों के लोन है और कुछ दिन पहले ही उनका डिवोर्स भी हुआ है। और हर रोज की तरह वो जेनी और जॉन को लेकर स्कूल जाते हैं, पर आज इन लोगों का प्लान था कि ये साथ में शहर से दूर जाकर टाइम स्पेंड करेंगे। अब डैड उन्हें ऑस्ट्रेलिया के डिजर्ट में ले जाते हैं और चलते चलते वो काफी अंदर तक पहुंच जाते हैं। पर आज जेनी को उसके डैड का बर्ताव कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो काफी चुप से हैं और बार बार गाड़ी को रोक रहे हैं, पर वो ज्यादा गौर नहीं करती क्योंकि वो आए दिन ऐसे बर्ताव करते रहते हैं। तभी जॉन कार से उतरकर भागने लगता है तो डैड कहते हैं कि हम लोग यहीं पे अपना कैंप लगाएंगे और सारा सामान लेकर बाहर चली जाओ। तो जेनी उनकी बताई हुई जगह पे सामान रखना शुरू कर देती है, पर कुछ देर बाद वो नोटिस करती है कि डैड जॉन के ऊपर बंदूक से निशाना लगा रहे हैं और गोलियां भी चला रहे हैं। वो फौरन अपने भाई के पास जाती है और वहां से हटाती है, जिससे ये निशाना चूक जाता है। अब उनके डैड ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तो उसे नहीं पता है, पर वो अपने भाई की जान बचाने के लिए उसे दूर ले जाने लगती है। वहीं हम उसके डैड को देखते हैं जिन्होंने पूरी कार में आग लगा दी थी और साथ में खुद को गोली भी मार ली थी। अब ये देखकर जेनी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके डैड ने ऐसा क्यों किया। तो शायद दोस्तों उसके डैड के ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्जा था, जिसकी वजह से परेशान होकर उन्होंने खुद की जान ले ली। पर जॉन काफी छोटा था, ये सब चीजें समझने के लिए उसे वक्त लग रहा था। शायद वो लोग उसके साथ कोई गेम खेल रहे थे, पर अब वो जाए तो जाए कहाँ। उन्हें तो यहाँ का रास्ता भी पता नहीं है और कार भी जल चुकी है। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। पर जेनी वो सारे खाने का सामान जो वो अपने साथ लेकर आई थी उन्हें लेकर अनजान दिशा की तरफ बढ़ने लगती है। उसे नहीं पता कि यह रास्ता कहाँ जाता है, वो बस चले जा रही थी। ऊपर से ये खून जला देने वाली गर्मी जिसमें जॉन ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसे तैसे करके उन्हें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। वो दोनों पूरा दिन चलते रहते हैं, पर रात में एक ऊंची जगह पर रुकने का फैसला करते हैं। अब जेनी जो खाना लेकर आई थी वो उन्हें खा लेते हैं, लेकिन अब खाना खत्म हो रहा है, जिसके बाद वो सो जाते हैं क्योंकि चलते हुए दोनों बहुत ही ज्यादा थक चुके थे। सुबह होते ही वो फिर से चलना शुरू कर देते हैं। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक चट्टान मिलती है जहां से शायद उन्हें आगे का रास्ता दिख सके, तो दोनों उस पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। बड़ी ही मुश्किलों से चढ़ने के बाद उनके हाथ कुछ नहीं आता और दूर दूर तक बंजर रेगिस्तान था और उसके अलावा कुछ नहीं था। और ये देखकर वो वापस नीचे आ जाते हैं और बचे हुए खाने को खाते हैं। अब उन्हें किसी आदमी की तलाश थी जो इनकी मदद कर सके, यहाँ से उन्हें निकाल सके। लेकिन ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट इतना बड़ा था कि इसे पैदल तो पार कर पाना नामुमकिन के बराबर था। वो दोनों फिर से रात वहीं गुजारते हैं और ऐसे ही समय बीतता रहता है, लेकिन ये दोनों वहीं के वहीं फंसे रहते हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर किस दिशा में जाए। और यहाँ जेनी की हालत अब खराब होने लगी थी, लेकिन उससे ज्यादा तो जॉन बीमार पड़ गया था पानी ना मिलने की वजह से। उसके शरीर में जान खत्म हो गई थी, जिस वजह से वो वहीं गिर जाता है और हार मान लेता है। वो अपने भाई को कंधे पर बैठा लेती है और फिर आगे बढ़ने लगती है, पर वो भी अब थक चुकी थी। उसके चेहरे की स्किन फटना शुरू हो गई थी इतनी धूप की वजह से। लेकिन कुछ देर बाद उसे दूर एक पेड़ दिखाई देता है जिसके पास कुछ घास उगी हुई थी। अब उसके दिमाग में आता है कि अगर पेड़ है तो जरूर वहां पे पानी भी होगा। तो वो दोनों फौरन वहां भागते हुए जाते हैं और जेनी का शक सही निकलता है। वहां पे पानी मौजूद था और साथ में पेड़ पर फल भी लगे हुए थे। उसके दिमाग में एक चीज आती है कि क्या ये जहरीले हो सकते हैं, लेकिन जब वो उन फलों को पंछियों को खाते हुए देखती है तो समझ जाती है कि ये सेफ है। जिसके बाद वो दोनों नहाते हैं और उसी फलों को खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। और सबसे अहम बात पानी जो कि बहुत ही ज्यादा पीते हैं और टेंट लगाकर आराम करने लगते हैं। लेकिन उन दोनों का दिल तब टूटता है जब वो अगले दिन उठकर देखते हैं कि वहां का पानी सूख चुका है और सारे फल गिरकर खराब हो चुके हैं। तो जॉन अपनी बहन से कहता है कि शायद गॉड हमसे खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने हमसे पानी वापस ले लिया है। लेकिन वो एक बड़ी बहन होने के नाते उसे दिलासा देती है कि कुछ ही देर की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर कहीं न कहीं उसे भी पता था कि यहाँ से निकल पाना कितना ज्यादा मुश्किल है। जॉन जेनी से पूछता है कि आज हम किस दिशा की तरफ जाएंगे, पर वो कुछ जवाब नहीं देती। असल में उसकी आधी जान तो वैसे ही निकल चुकी थी। तो जेनी कहती है कि हम यहीं पर रुकेंगे। अब धीरे धीरे समय बीत जाता और 1 से 2 दिन हो जाते हैं, पर कोई नहीं आता। और इस बीहड़ जंगल में कौन मरने के लिए आएगा। लेकिन एक दिन एक चमत्कार होता है। सामने से जेनी को कोई इंसान जैसा शरीर दिखता है। उसके हाथों में किसी तरह का हथियार था। अब धीरे धीरे जब वो करीब आता है तो वो असल में एक कबीले का लड़का था जिन्हें वॉकआउट कहा जाता है, जिसका नाम ये पूरी कहानी लिखी गई है। और इस लड़के का नाम युगोलो होता है। वो अपनी भाषा में इन लोगों से पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो जेनी इंग्लिश में जवाब देती है कि हम फंस चुके हैं और हमें थोड़ा सा पानी चाहिए।
लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पाता कि आखिर ये क्या कह रही है। जेनी बहुत कोशिश करती है कि कैसे भी करके उसे समझ आ जाए, पर वो कुछ फ़ायदा नहीं होता और वो लड़का जाने लगता है। लेकिन तब जॉन उसे एक इशारा करके बताता है जिसे वो हंसने लगता है और उन्हें फ़ौरन उसी पेड़ के पास लेकर जाता है और एक लकड़ी डालकर नीचे दबे हुए पानी को ऊपर लाता है। दरअसल दोस्तों, पानी वहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि धरती के और अंदर चला गया था। अब वो दोनों पेट भर कर पानी पीते हैं। अब यहाँ जेनी के पास यूगोलो के साथ जाने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। वो उसके साथ ही आगे बढ़ने का डिसाइड करती है और तीनों लोग धीरे धीरे आगे चलने लगते। बीच में जॉन को कुछ जंगली ऊंट भी दिखते हैं जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखे थे। इसके बाद यूगोलो अब शिकार करने जाता है। वो अभी नया नया वॉकआउट बना हुआ, जिस वजह से उसका कई बार निशाना भी चूक जाता है, लेकिन आखिर बार वो हिरन को मार गिराता है और उसने खुद के साथ साथ उन दोनों का भी खाने का इंतजाम कर दिया था। यहाँ में आज की दुनिया का भी एक सीन दिखाया जाता है कि कैसे इंसान फ्रिज से निकालकर बड़ी ही आसानी से खाने को खा लेता है, लेकिन ये लोग अपने खाने को बहुत ही मुश्किल से हासिल कर पाते हैं और तब जाकर अपनी भूख को मिटाते हैं। अगर किसी दिन शिकार नहीं मिला तो इन्हें वो दिन भूखे ही सोना पड़ता है। अब यूगोलो उस हिरन को पकाकर सबको खिलाता है और खाते टाइम वो जेनी से बहुत सारी बातें करता है जो शायद उसके कबीले की हो या फिर उसके परिवार के बारे में हो। पर यहाँ एक चीज़ जेनी की समझ में नहीं आती, क्योंकि वो क्या बोल रहा है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसकी भाषा समझ नहीं आ रही थी। तभी जॉन उसे एक ब्रिटिश सोल्जर का टॉय देता है, लेकिन वो उसे फेंक देता है क्योंकि ब्रिटिश ने उनके कबीले को तबाह कर दिया था और ब्रिटिश ने ही उनके पूरे रेगिस्तान जो कि उनका जंगल है उसको बंजर बना दिया है, इसलिए वो ब्रिटिश को पसंद नहीं करता। और अगले सीन में हम यूगोलो के कबीले के लोगों को देखते हैं जो उसी जगह पे इकट्ठा थे जहाँ पे जेनी के डैड ने कार जलाई थी। वो उस कार को बहुत ही गौर से देख रहे थे कि आखिर ये क्या चीज। यहाँ जॉन और यूगोलो दोनों आपस में बहुत खेलते हैं और उन दोनों की जोड़ी अच्छी जमती है। कुछ समय बाद अंधेरा हो जाता है और जॉन सो जाता है। तो जेनी की आज यहाँ 6वीं रात है। वो बस इसी इंतजार में है कि जल्दी से वो अपने घर पहुंच जाए। उसका पूरा शरीर पे छाले पड़ गए हैं और इसी समय हम यूगोलो को भी देखते हैं जो सोता नहीं है और दूर जाकर एक पहाड़ पर खड़ा रहता है। वो किसी तरह की प्रार्थना कर रहा था। अब नेक्स्ट डे हमें एक जगह दिखाई जाती है जहां शायद किसी कंपनी द्वारा पेड़ काटे गए थे, जिसकी वजह से वहां बहुत सारा पानी जमा हो गया था और इसी पानी की वजह से वहां बाढ़ आ गई थी। अब ये तीनों लोग वहीं रुकते हैं। तभी जेनी देखती है कि जॉन की पीठ पर छाले निकल आए हैं, पर यूगोलो को इस चीज का इलाज पता होता है। वो एक जानवर को मारता है और फिर उसके गर्म खून को उसके पूरी पीठ पर लगा देता है, जिससे जॉन को थोड़ा आराम मिलता है और इसके बाद फिर से वो तीनों आगे बढ़ना शुरू करते हैं। समय के बीतने के साथ साथ अब जेनी भी इस जगह पर रहना सीख गई थी। उसे अब ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। वहीं जॉन और यूगोलो की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो दोनों इशारों में बहुत सारी बातें करते थे। वहीं यूगोलो ने जेनी के लिए एक छाता भी बनाया था ताकि उसे धूप ना लगे। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि यूगोलो उन्हें एक चट्टान के पास ले जाता है जहां के पत्थरों पे उसके कबीले के लोगों ने कुछ अद्भुत पेंटिंग बनाई थी जो बेहद ही खूबसूरत थी। वो उन दोनों को उन पेंटिंग के जरिए अपने कल्चर के बारे में बताना चाह रहा था। उस पेंटिंग में कई जानवर भी थे जिन्हें कुछ लोग मार रहे हैं और वो विलुप्त हो रहे हैं। अब ये सब देखकर जेनी सोचती है कि शायद इसने पहले किसी वाइट स्किन वाले आदमी को नहीं देखा है, तभी हमें ये सब बता रहा है। शायद यूगोलो इस डिजर्ट से बाहर कभी गया ही नहीं है और ये बात सच भी होती है। उसने जब से जन्म लिया है वो इसी रेगिस्तान में घूम रहा है। अब कहानी आगे बढ़ती है और जेनी पास के ही तालाब में नहाने चली जाती है और तब जॉन और यूगोलो शिकार पर निकल जाते हैं। वो एक छोटे जानवर को मारते हैं और फिर उसको ही खाते हैं। इसी दौरान उन्हें एक बैलून मिलता है जो पास के ही एक रिसर्च टीम का था, लेकिन उन तीनों को लगता है कि शायद ये बहुत दूर सर उड़ के आया, तभी वो उस पर ध्यान नहीं देते और फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक झोपड़ा टाइप घर दिखता है, जिसे देखने के बाद जेनी तेजी से भागते हुए अंदर जाती है, पर वो पूरा झोपड़ा खाली होता है और ये जानकर वो निराश हो जाती है। उसे लगा था कि शायद यहाँ कोई रहता है। अब इसके बाद यूगोलो उसके पास आता है जो बहुत सी बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन यूगोलो की एक भी बात वो समझ नहीं पाती। दरअसल दोस्तों, कहानी के शुरू से ही यूगोलो ने जब से जेनी को देखा है वो उसे पसंद करने लगा है और आज उसने अपने प्यार का इजहार किया था, पर जेनी बिना कुछ जवाब दिए वहां से चली जाती है। हालांकि उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोलना चाह रहा है और इस बात से यूगोलो काफी उदास हो जाता है। उसे लगता है कि जेनी उसे पसंद नहीं करती और कुछ समय बाद वो जॉन को कर शिकार पर चला जाता है। अब वो दोनों भटकते हुए जंगल के रास्ते से रोड पर आ जाते हैं जो मे बी शहर की तरफ जाता हो, लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि यूगोलो जॉन को रोड से दूर ले जाने लगता है। हालांकि वो बोलता है कि ये मेन रोड है, पर उसने जो अपने बड़ों से सीखा है कि रोड पर खतरा है और कबीलों वालों ने उसे रोड यानी कि शहर से दूर रहने को कहा है, वही वो आज कर रहा है। इसलिए वो जॉन को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद वो एक भैंस का शिकार करने लगता है, लेकिन तभी एक गोली की आवाज़ सुनाई देती है।
है। वो देखता है कि वहां पर 2 लोग अपनी जीप से आते हैं और उनके पास स्नाइपर बंदूक थी, जिससे कि वो दूर से ही शिकार कर लेते हैं और अपने शौक के लिए न जाने उन्होंने कितने जानवरों को मारा है। वो उन्हें मारने के बाद अपने साथ नहीं ले जाते बल्कि सड़ने के लिए वहीं छोड़ देते हैं। ये सब देखकर यूगोलो मन ही मन सोचता है कि ये गलत तरीका है शिकार करने का, लेकिन कहीं ना कहीं उसे खुद पर डाउट भी होता है कि क्या वो एक अच्छा वॉकआउट नहीं बन पाया है और तभी वो उनकी तरह जल्दी शिकार नहीं कर पा रहा है। वो उनके हाथ में रखी बंदूक को समझ नहीं पा रहा था कि असल में वो क्या चीज़ है, और ये सारी बातें सोचकर वो उदास हो जाता है और वापस लौट आता है। जेनी उसे आवाज़ देती है पर वो सुनता नहीं, और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो वापस कहीं और जा रहा है। असल में उन्हीं मरे हुए भैंसों के बीच में जाकर वो लेट जाता है जिन्हें उन लोगों ने मारा था, और इनकी तादाद बहुत ही ज़्यादा थी। उसने अपने पूरे शरीर पर उन भैंसों की राख लगा ली थी। उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये असल में किसी को पता नहीं होता, लेकिन इसके बाद वो उसी तरह आकर जेनी के सामने डांस करने लगता है। उसने अपने पूरे शरीर पर उन भैंसों की राख लगा ली थी। दरअसल दोस्तों ये उसके कबीले का कल्चर है कि अगर किसी सामने वाले को बताना है कि वो उसे पसंद करता है या फिर वो उसे बात करना चाहता है तो उसे इस तरह से डांस करना होगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो जाता है। जेनी उसकी ऐसी हालत देखकर डर जाती है और भाग जाती है, लेकिन यूगोलो वैसे ही डांस करता रहता है। सुबह से दोपहर हो जाती है और दोपहर से शाम और फिर रात हो जाती है, लेकिन वो रुकता नहीं है। वो तब तक डांस करता रहेगा जब तक जेनी आकर उसके साथ डांस ना करे, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं पाता क्योंकि जेनी उसे समझ ही नहीं पा रही थी कि वो क्या कहना चाह रहा है। अब देर रात जेनी और जॉन बातें कर रहे होते हैं तो वो उसे कहती है कि अब हम कल यहाँ से चले जाएंगे। तो वो कहता है कि कैसे, उस रोड से? तो वो कहती है कि कौन सा रोड? तो जॉन बताता है कि जब मैं यूगोलो के साथ गया था तो मैंने वहाँ एक रोड देखा था। उसने बताया नहीं क्या तुम्हें? तो जेनी शॉक थी कि आखिर उसने उन्हें इस रोड के बारे में क्यों नहीं बताया। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यूगोलो नहीं चाहता कि वो दोनों उससे दूर जाएं, क्योंकि वो उन्हें पसंद करने लगा था। लेकिन रियलिटी में ऐसा हो नहीं सकता, उन्हें शहर जाना ही होगा। अब यही सब बात करते हुए दोनों सो जाते हैं कि अगले दिन वो फिर से रोड की तरफ जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी यूगोलो डांस कर रहा है। वो पूरी रात डांस करता रहता है। सीन शिफ्ट होता है सुबह के उजाले में। दोनों तैयार होकर यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी जेनी पूछती है कि यूगोलो कहाँ है, पर जॉन को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। जेनी को लगता है कि शायद वो अपने घर वापस चला गया हो, लेकिन जब वो दोनों घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें वहां पर पेड़ से लटकती हुई यूगोलो की लाश मिलती है। अब ये देखकर सबसे ज्यादा जेनी शॉक हो जाती है, क्योंकि कल ही तो उसने उससे बात करी थी और कल तक वो बिल्कुल ठीक था। आज यूगोलो ने ऐसा क्यों किया? वो उसके शरीर पर लगी चींटियों को हटाती है और आगे बढ़ जाती है, क्योंकि अब यहाँ पर रुकने का कोई भी फायदा नहीं है। पर आखिर यूगोलो ने ऐसा क्यों किया? क्या वो एक अच्छा वॉकआउट नहीं बन पाया? उसने इतने सालों तक अभी तक शिकार करना नहीं सीखा था? क्या इन सब वजहों से उसने ऐसा किया, या फिर जेनी ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया इसलिए उसने ये कदम उठा लिया? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों को आगे काफ़ी दूर पर एक कैंप दिखता है जहाँ पे एक फैक्ट्री थी। वहाँ पर वर्कर रहते थे। जेनी उनसे बात करने की कोशिश करती है और उन्हें इंग्लिश आती थी, जिस वजह से वो उनकी मदद करते हैं और उन्हें शहर तक लाकर छोड़ देते हैं। अब समय बीत जाता है और जेनी बड़ी हो चुकी है और अब उसकी शादी भी हो चुकी है, लेकिन उसके ख्यालों में अभी भी यूगोलो ही है। उसे इतने सालों के बाद भी आज वो सारी चीज़ें याद है जो उसने उसे सिखाई थी, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा रहता है कि आखिर उसने खुद की जान क्यों दी। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में एक कबीला है एबोरिजिन, जहाँ के बच्चे जब भी 16 साल के हो जाते हैं तो उन्हें 4 महीने के लिए जंगलों में भेजा जाता है, जिससे कि वो खुद को जीने का तरीका सीख सके और सरवाइव कर सके, और इसी पूरे प्रोसेस को वॉक अबाउट कहा जाता है। और ये पूरी कहानी एक वॉक अबाउट यूगोलो की थी। ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। तो इस वीडियो पे एम करते हैं 300 कमेंट का। कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।